अब हम बात करें 2 ड्रॉप्स की। मान लीजिए देयर इज अ ड्रॉप फर्स्ट एंड देयर इज अ ड्रॉप सेकंड। ये दोनों ड्रॉप मिल जाए एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉप की रेडियस R1, सेकंड ड्रॉप की रेडियस R2। तो इसकी जो कॉमन ड्रॉप बनी है इसकी रेडियस R है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, अब यहां पे बबल्स नहीं है बल्कि क्या है, ड्रॉप्स। अगला पॉइंट डालें, when two drops, next point जो भी आ रहा है, when two drops, अच्छा जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे ये ड्रॉप पे तो काम करेगा ही करेगा, ये दो बबल्स के मिक्स होने पर भी काम करेगा। मतलब दोनों बबल ज्वाइंट नहीं हो रहे, मर्ज हो जा रहे, पहला बबल और दूसरा बबल मिलकर के एक बड़ा बबल बन गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। या तो ड्रॉप हो या तो बबल हो, एक्सप्रेशन कॉमन होगा। लिख लें, when two drops, ब्रैकेट में लिख लो, और बबल ऑफ रेडियस R1 and R2, of radius R1 and R2 come in contact and form a new drop or bubble, then radius of new drop ब्रैकेट में लिख लो, इन आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल बोला मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन किस लॉ से निकाला जाता है? बॉयल्स लॉ, याद है? एक छोटा सा बैलून है, अगर यहां मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा? या मैं उसका वॉल्यूम को दबाऊं, बबल को प्रेस करूं, या बैलून को मैं प्रेस करूं, वॉल्यूम में कम करूं तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब वी कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज्यादा मैं बैलून को प्रेस करूंगा अंदर का प्रेशर उतना बढ़ेगा। यही तो लिख रहा मैथमेटिकल टर्म में, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि P और V का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। इनको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। इसको यहाँ पे इक्वालिटी में कांस्टेंट आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ये बॉयल्स लॉ था जो आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन मैंने बोल दिया, इसका मतलब इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। तो ये जो डेराइवेशन कर रहे हैं इसके साथ एक हिडन टर्म है, वो है आइसोथर्मल कंडीशन। इसको भूलना नहीं, हर जगह नहीं लगा सकते। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में हम जो एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे हैं वो वर्क करेगी। इसलिए आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? आइसोथर्मल कंडीशन। इस केस में आप देखें, इसके P और V का प्रोडक्ट, इसके P और V का प्रोडक्ट और इसके P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ ये तो बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट? इस केस में मान लेते हैं कि इसका P है P1 और वॉल्यूम है V1, इसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम P2, और इसका प्रेशर P और V। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? PV इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2, दोनों का मिलकर के वॉल्यूम बना। यहां तक क्लियर है सबको? अब ड्रॉप हो या बबल हो, यहां तक क्लियर है सभी को? अब बबल हो या ड्रॉप हो, है तो स्फेरिकली। अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कैसे करूं? P, अच्छा किसी एक के लिए लेके चलते हैं, मैं बोल रहा हूं कि ड्रॉप के लिए लेके चलते हैं, बबल पे काम करेगा, डेराइवेशन में कुछ टर्म जो कैंसिल होने वाले टर्म सेम है। अपन मान लेते हैं डिस्कशन में कि ड्रॉप,
इस केस में ड्रॉप का जो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप P अपॉन एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की टर्म में प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेस प्रेशर P एक्सेस क्या कैलकुलेट किया था? 2T by R फॉर बबल, 40 by R फॉर नहीं 2T by R फॉर ड्रॉप एंड 40 by R बबल। इस केस में मैं P की जगह क्या लिख सकता हूं? 2T by R, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? R। इसका कितना होगा? जल्दी 2। आप मुझे बताओ यार, T1 लिखो या T लिखो? कॉमन सेंस आंसर। T या टेम्परेचर नहीं है, सरफेस टेंशन है। जल्दी। ये दोनों ड्रॉप थी सेम सब्सटेंस की, ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना। इसके इसमें सरफेस टेंशन भी क्या होगा? सेम। दैट्स व्हाई ये कितना हो जाएगा? 2T अपॉन R1 प्लस यहां क्या होगा? 2T अपॉन R2। पर अभी मैंने प्रेशर लिखा है, वॉल्यूम में मिलाना है इसमें। स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होगा? बोले 4/3 pi r इक्वल्स टू, मैं डायग्राम मिटा दूं। यस, क्या लिखे बोले? 2T अपॉन R इंटू 4/3 R1 4/3 pi R1 क्यूब प्लस क्या कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है? R2 क्यूब, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। 4/3 बाहर निकाले, कैंसिल करूंगी, डायरेक्टली काट दूं। पाई से पाई, 2T से 2T, और यहां पर ये खुद आपस में कटेंगे। R से R क्यूब कट के R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? तो R इक्वल्स टू कितना होगा? तो दो अलग अलग ड्रॉप्स अलग अलग रेडियस की, सेम टेम्परेचर पे सेम सब्सटेंस की यदि आपस में मर्ज होती है तो नई ड्रॉप की रेडियस इस एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है। कंडीशन ध्यान रखना, आइसोथर्मल कंडीशन होगी, क्योंकि यहां पे जो रिलेशन निकाला है वो आइसोथर्मल के लिए निकाला है। क्या PV इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिखा है तो कंडीशन आइसोथर्मल, राइट? नोट कर। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास एक गिलास पानी है। मैंने ऐसे पानी लिया, इस बोर्ड पे ऐसे डाल दिया, क्या होगा? बोर्ड गीला होगा। द क्वेश्चन इज व्हाई, आपको आंसर देना है। बोर्ड गीला क्यों होगा? अब मैंने बोर्ड पे पानी डाला, बोर्ड गीला क्यों हो गया? क्योंकि पानी डाला। ठीक है, इस 6 लेवल का आंसर था। अब आ जाओ 11 का, बताओ बोर्ड गीला क्यों? यस यस डिफरेंट सब तो एडिशन होगा दोनों के, वाटर और और भाई जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर इज अ लिक्विड, वो लिक्विड है। लिक्विड क्यों है? क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं। जो वाटर आप कह रहे हैं इस ग्लास में था, आपको भले लिक्विड दिख रहा है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। ठीक है, आपने क्या किया? इसे जब फेंका बोर्ड पर, इस बोर्ड पे तो मॉलिक्यूल्स होता है। एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है
कोहेसिव फोर्स बताया था। एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इट इज कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। जब मैंने इसे बोर्ड पर डाला तो इस केस में बोर्ड के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडेसिव फोर्स। ठीक है, इट इज एडेसिव। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यदि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच हो तो कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच हो तो एडेसिव फोर्स। इज इट क्लियर? कोहेसिव और एडेसिव। यहां पर जो बोर्ड का एडेसिव फोर्स था वो ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें चिपके रह गए, बोर्ड के मॉलिक्यूल्स ने तो पकड़ लिया। दैट्स व्हाई जैसे आपने डाला पानी वो गीला हो गया। गीला होने का मतलब क्या है? यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टिक हो गए, लग गए, ठीक है, इसमें कनेक्ट हो गए। लेकिन सारे मॉलिक्यूल पूरा पानी नहीं चिपक जाता। लेकिन यहां पे अगर मैं वाटर की जगह कोई जेली फेंकता हूं, जैसे आजकल वो आते हैं ना चाइनीज कार्टून चिपकाने वाले, अगर मैं उसे यहां पे फेंकता हूं पूरा का पूरा चिपक जाता, क्योंकि वहां पर जो उनका कोहेसिव फोर्स अब क्या हो रहा है, पानी का जो कोहेसिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स का, ग्रेविटी काम कर रही है, वाटर को नीचे खींच रही है। तो जो सरफेस पे था इसके वो तो चिपका रह गया, बाकी का नीचे आ गया। ठीक है, तो दो फोर्सेस अब ध्यान रखने हैं आपको आने वाले टॉपिक्स के लिए, कोहेसिव और एडेसिव। कोहेसिव बोलूंगा तो एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, एडेसिव बोलूंगा तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच। एकदम क्लियर? कोहेसिव एंड एडेसिव। अब हेडिंग डालो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज किसी कंटेनर में वाटर रखा है, आप आज घर जाके कर सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास एक कांच का ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट है आप वाटर डाल दीजिए और उसके सरफेस को बहुत माइन्यूटली चेक करें। होता क्या है, इसमें वाटर ऐसा है ना, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें वाटर की सरफेस किनारे से कुछ उठ जाता है, प्लेन नहीं होता। जो वाटर की सरफेस सॉलिड को टच कर रही होगी, मतलब वो इंटरफेस, यहां पे वाटर जो सॉलिड को टच कर रहा होगा, यहां पर ही कुछ उठ जाएगा किनारों पर। ठीक है, यहां पर हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हालांकि बहुत माइनर होता है, लेकिन चूंकि मुझे आपको एंगल्स वगैरह सब समझाने, इसे मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। बहुत ही माइनर उठता है लेकिन उठेगा, डिपेंड करेगा अलग अलग नेचर पर। तो सपोज ऐसा हो गया, याद रखिएगा सबको कि जो वाटर या जो लिक्विड की, वाटर से बेटर वर्ड होगा लिक्विड की सरफेस जो सॉलिड को टच करती है, थोड़ी सी इस डायग्राम में राइज है, कभी कभी उठ सकती है, कभी कभी नीचे जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज। ऐसा क्यों होता है समझें, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा लिक्विड ऐसा रहेगा। अगर मैं लिक्विड बदल दूं, ये वाली पॉसिबिलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते कि लिक्विड कुछ ऐसा होगा। मतलब आप इसमें देख रहे हैं कि जो पोर्शन टच कर रहा है सॉलिड को दब गया है, और जबकि इसमें राइज हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात ध्यान रखो, वी आर स्टडिंग अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का पहला नियम हमेशा इनसाइड द लिक्विड ही कैलकुलेट किया जाएगा। पहली बात, जैसे किसी ने बोला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, पहली चीज आने से इनसाइड द लिक्विड ही कैलकुलेट करना, लिक्विड के बाहर नहीं।
कंफर्म। सेकंड चीज, इस पर आप टेंजेंट बनाएंगे सरफेस पर, कुछ ऐसे वाटर के सरफेस पे टेंजेंट बनाएंगे, तो ये इस सॉलिड के साथ जो एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको एंगल, इट इज डिनोटेड थीटा सी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे टेंजेंट ऐसे जाएगा, इज इट क्लियर? यहां पे जो एंगल बन रहा होगा इट इज थीटा सी। मैंने आपसे बोला था हमेशा इनसाइड द लिक्विड बनाना है, आप दिमाग लगा के इधर मत बना लीजिएगा आउटसाइड द लिक्विड। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा इनसाइड द लिक्विड होगा, सरफेस के टेंजेंट से, सरफेस की टेंजेंट और सॉलिड की सरफेस के बीच होगा। अब आप बोलेंगे सॉलिड की सरफेस तो ऊपर भी है, नहीं, इनसाइड द लिक्विड। इज इट क्लियर? ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप एक चीज गौर करें, अगर ये लिक्विड राइज या फॉल नहीं होता तो कुछ ऐसा होता, मतलब तीसरी कंडीशन भी तो हो सकती थी, जिसमें कि वाटर ना ऊपर गया ना नीचे गया, एकदम प्लेन रहा। राइट? इस केस में आप देखें टेंजेंट तो ऐसे जाएगा, यहां तो एंगल समझ में आ ही रहा है कितना होगा, थीटा से कितना होगा, तीनों पॉसिबिलिटीज है, या तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो, या तो लेस देन 90 डिग्री हो, या तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये कब होगा ये हम समझेंगे एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से। पहले इतना ड्रॉ, अब ध्यान दें, सबसे पहले हमने इसे बनाया था, कॉन्सेंट्रेट करना। आप यहां देख रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 90 से कम है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90। ये तब होगा जब एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, राइट? इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब कि इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, और लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है। दैट्स व्हाई ये सॉलिड इसको ज्यादा तेजी से खींच पाता है, ज्यादा तेजी से खींच पाता है, इसलिए इसमें से खींच लिया, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हुआ, प्रिया ज्यादा राइज हो गया, बॉर्डर्स पे थोड़ा सा उठा हुआ है, बिकॉज एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर इसकी अपोजिट कंडीशन है, पहली बात ध्यान रखना, डू यू नो द टर्म कोहेजन? कोहेजन मतलब होता है आपसी यूनिटी, इंटेग्रिटी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी क्लास का कोहेजन ज्यादा है तो दूसरी क्लास पे कम डिपेंड करेगी। कैसे? कोहेजन ज्यादा मतलब है कि इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, कोई नहीं आता उसको कॉपी दे देते, कुछ नहीं आता समझा देते, मतलब आपस में क्या यूनिटी ज्यादा है। ये कराएगा कोहेसिव फोर्स ऑफ क्लास क्या है, ज्यादा है। जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो आपको दूसरी क्लास पे कम डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड रहना मतलब कपलिंग कंडीशन, यार उस पर भी आपका डिस्कशन नहीं है। तो कोहेसिव फोर्स मतलब आपस की यूनिटी। यहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स दूसरों से कांटेक्ट क्या ज्यादा है, दैट्स व्हाई उधर खिंचाव महसूस कर। इसकी अपोजिट कंडीशन क्या होगी बोले? एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा? इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज्यादा होगा। लिख लीजिए डायग्राम्स के नीचे प्रॉपर्ली, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन तो इसमें क्या होगा तो आप बता ही सकती हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जल्दी नोट करो,
सिंबल्स अलग है ना। कंप्लीट। नाउ ड्रॉ टेबल, एक टेबल दे रहे हैं बेटा, एक साइड हेडिंग डाले सॉलिड लिक्विड पेयर, सॉलिड लिक्विड पेयर। और इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉलिड लिक्विड पेयर एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला है ग्लास और नॉर्मल वाटर, मतलब जो कंटेनर है किसका बना हुआ है, ग्लास का, और उसमें सादा पानी आपने डाला जो रूटीन का वाटर होता है, नॉर्मल वाटर। इस केस में जो थीटा सी की वैल्यू है वो होती है 8 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 8 डिग्री, और जो शेप बनता है वो बनता है कॉन्केव, मतलब जो शेप बने तो ऐसे, ठीक है, कॉन्केव। लेकिन यदि आप प्योर वाटर यूज कर लें, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर लिख सकते हैं, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर, लेकिन मैं डिस्टिल वाटर लिख रहा हूं। इसमें ऑलमोस्ट होता है 0 डिग्री, ठीक है। इसका शेप बनता है पैराबोलिक। वाटर में अपन अलग से डिस्कशन करेंगे, मतलब कुछ यूं से बनता है प्योर वाटर, इस पर लिख लो पैराबोलिक। ग्लास कैरोसिन, इसमें भी सेम यही स्टेटस होता है। ग्लास अल्कोहल, ग्लास अल्कोहल में भी सेम होता है। तो आपने ये भी प्योर वाटर डाल के देख सकते हैं। कैरोसिन मिट्टी का तेल जानते हैं, और ये तो ऑलरेडी टेस्ट कर ही चुके हो। ग्लास एंड मरकरी, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ग्लास एंड मरकरी। इसमें होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 90, इसलिए जो शेप बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है, मतलब घूम रहा होता है। मरकरी में कॉन्वेक्स से बन रहा है तो कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन और लेस देन एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। मरकरी में 135 डिग्री बन रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव दे दूं आपको, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ग्लास मरकरी कॉम्बिनेशन इज 135 डिग्री, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। इसीलिए आपके थर्मामीटर में मरकरी लगाया जाता है क्योंकि मरकरी जब ऊपर जाता है ट्यूब में, जैसे आपका टेम्परेचर आपको नापना है, आपने मुंह में लिया तो धीरे धीरे क्या होगा, मरकरी ऊपर जाएगा या और कुछ देर के बाद मरकरी नीचे आएगा। अगर वो मरकरी वॉल्स पे चिपक जाता अगली बार रीडिंग ले पाते क्या? उसका एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्लीन रहता है, पूरा साफ हो जाता है। इज इट क्लियर? इसका 135 शेप बनेगा कॉन्वेक्स। नोट्स में पूरा डिटेल में आया डायग्राम के साथ। अगला है सिल्वर ग्लास एंड वाटर। सिल्वर की ग्लास में वाटर डाल दें,
तो वाटर बनेगा एकदम प्लेन। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा 90 डिग्री। लिखा आपने सिल्वर ग्लास वाटर थीटा से इक्वल्स टू 90 डिग्री और शेप कैसा है एकदम प्लेन। शायद इसलिए पुराने राजे महाराजे चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, उन्हें एंगल ऑफ कांटेक्ट पता ना हो। ठीक है, यहां देखिए कैपिलरी और कैपिलरी ट्यूब में अंतर होता है, अच्छे से समझना। एक ग्लास के ट्यूब पतली से नली जिसके दोनों एंड ओपन है। कैपिलरी ट्यूब यदि मैं बोलने जा रहा हूं, जब भी कोई बोले इसका ओपन होना जरूरी और इसका भी ओपन होना जरूरी। ठीक है, बोथ एंड्स आर ओपन। और जो इसका रेडियस होगा दिस वन, दिस आर, ये होना चाहिए 0.01 mm, 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर का रेडियस होना चाहिए। तो इस केस में इसे आप क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब। इसे क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब। अब इस कैपिलरी ट्यूब को मैं किसी लिक्विड में डिप करूं, सपोज वाटर में, मैंने इस कैपिलरी को इस पर डिप किया। यस यो, बेटा अगर मैं इस कैपिलरी को इस वाटर में डिप करूंगा तो क्या होगा? आप क्लास में थे ही नहीं, आप पुष्पक विमान बनाने लगे थे, डराइवेशन करने लगे थे। यदि मैं इस कैपिलरी को इस लिक्विड में डिप करूं क्या होगा? हाँ भाई बुरा सामने आया। अगर ये वाटर है और ये ग्लास है, आंसर आप देंगे मैंने, ये ग्लास से वाटर है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा या लेस देन होगा? ग्रेटर देन होगा। क्या वाटर खिंचाव महसूस करेगा? इसकी वजह से क्या होगा? कुछ ना कुछ ऊपर आ जाएगा। गॉट इट? ये वाटर ऊपर आ गया। इस केस में जितना ऊपर आया, ये राइज जितना हुआ इसका एच, अगर हमें किसी वाटर का सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, हम इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? इस कॉन्सेप्ट के हाल से हम किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर राइज होगा। एक सेकंड केस में मैंने वाटर में या किसी भी लिक्विड, वाटर की बात आप छोड़े, किसी भी लिक्विड में कैपिलरी डिप किया, जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर ऊपर आए, हमेशा लिक्विड ऊपर आए, हो सकता है वो लिक्विड नीचे चला। ये कब होगा? जब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तब बार बार कोहेसिव और एडहेसिव बोलते रहेंगे, थीटा से बोलना शुरू कर दें, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वही तो बता रहे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90, मतलब कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ही कर रहे हैं। तो जब भी हम, अब ये बात फिक्स करो दिमाग में, जब भी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। दिख रहा एंगल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है? नो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों पॉसिबिलिटीज की हम स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है इसे कैलकुलेट कैसे करें। हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैलकुलेट कैसे करें। एक हेडिंग पुट करें, कैपिलरी ट्यूब। और वही कॉन्सेप्ट था, वो नोट्स में आ जाएगा आपको। चाहो तो डायग्राम बना सकते थे वाला।
कैलकुलेशन फॉर सरफेस टेंशन, कैलकुलेशन या मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन यूजिंग rise or fall, using rise or fall of capillary, rise or fall of capillary. तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का राइज करना है, फॉल करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है कैपिलरी, राइट। कैपिलरी ट्यूब में वाटर का राइज करना या फॉल करना वो क्या कहलाएगा? कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी। अब समझे इस चीज को। सपोज ये कैपिलरी है, इसको हमने बड़ा बनाया, ये किसी वाटर में डिप है, ये उस वाटर के टॉप सरफेस है। क्लास में समझ रहे सभी? क्लास में है? इस डायग्राम में जो हमने ये ड्रॉ किया था कैपिलरी ट्यूब और उसमें राइज हुआ था वाटर, मैं इस सेक्शन का डायग्राम बना रहा हूं। ये वाटर है और कितना वाटर, आप लोग पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। इसे आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में क्या है, वाटर ऊपर जा रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स था इसको ऊपर खींच रहा था, तब तो राइज हुआ। इसका कंप्लीट डेरिवेशन करना होगा, बच्चे खड़े होंगे, इसे अपन आफ्टरनून पे करें। कैपिलरी टाइम लगा 15 मिनट।